सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। हमने अधिगम के जो सिद्धांत पढ़े थे उन सिद्धांतों में हमने 9 सिद्धांत पढ़े थे, 9 सिद्धांत पढ़े थे, तो 9 प्रतिपादक हो गए उनके, और एक किसी किसी सिद्धांत में 1-2 के नाम आ जाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें थॉर्नडाइक। आपने स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कक्षा में। कौन सी थ्योरी? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी थी। ये किन्होंने दी? थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक साहब ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में 3 मुख्य नियम बताए, 5 गौड़ नियम बताए, जिनमें से 3 मुख्य नियम हमने विस्तार से डिस्कस किए थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तीनों नियम हमने पढ़े थे। उसके बाद स्किनर, इनका उल्टा था, पहले अनुक्रिया हो रही थी, उसके बाद उद्दीपक मिल रहा था इसमें। इसका नाम क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, क्रिया प्रसूत। इनका कहना यह था कि जो क्रिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इनका कहना यह था कि जो क्रिया है वो यूं ही करता है। कोई भी प्राणी है जो क्रिया यूं ही करता है, उस क्रिया को करने के बाद उसको उद्दीपक मिलता है और क्रिया में और बढ़ोतरी हो जाती है, वो क्रिया और दोहराता है बार बार। उसके बाद कोहलर साहब, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने केनारी द्वीप पे प्रयोग किया था। इनका था सूझ का सिद्धांत, इंसाइटफुल लर्निंग, सूझ का सिद्धांत। अब ये तीनों हो गए, तीनों ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। B.S. ब्लूम, इन्होंने दी थी टैक्सोनॉमी, जो अपन प्रयोजना कार्य वगैरह में और पाठ योजना में जो हम उपयोग करते हैं, वो थी ब्लूम साहब ने दी थी टैक्सोनॉमी। तो अधिगम का सिद्धांत किसने नहीं दिया? ब्लूम ने। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पर बात करना। प्रश्न नंबर 2। हाँ जी विकास, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई समस्या हो तो ही जाएं, बिना बात के कमेंट बॉक्स में जाने का कोई फायदा नहीं है विकास सर, है ना। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? देखो, पुनर्वलन का जो सिद्धांत है इसके बारे में मैंने बताया था, जो क्लार्क हल साहब ने दिया था ना, क्लार्क हल ने दिया था गणितीय अनुक्रिया का सिद्धांत, या मतलब सर्वोत्तम सिद्धांत, अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत। उसी का दूसरा नाम था पुनर्वलन का सिद्धांत। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आप क्लास जाके देखेंगे अधिगम वाली, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो ऑप्शन में ही नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये आ गया स्किनर, स्किनर आ गया, स्किनर साहब का है। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव, इयान पेट्रोविच पावलोव। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक टाइप करने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, ये दिया था कोहलर ने। इसने कोहलर। अभी प्रश्न क्या है? प्रश्न है पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत तो क्लार्क हल साहब ने जो गणितीय अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था उसे ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात पूछी गई है पुनर्वलन के सिद्धांत से रिलेटेड, उसमें हम उत्तर करेंगे तो इसमें करेंगे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि दिया था स्किनर साहब ने। इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्किनर साहब का जो सिद्धांत था इसका नाम पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं था, लेकिन स्किनर साहब ने पुनर्वलन के बारे में विस्तृत रूप से बताया था कि भाई पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। हमने उसके बारे में अच्छे से चर्चा की थी, सतत पुनर्वलन, असतत पुनर्वलन और
अनुपात के बारे में बात की थी, उनका रेशियो क्या होता है, समान अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है, असमान अनुपात में जो पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसके बारे में स्किनर साहब ने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा इनर मोटिवेशन को दर्शाता है। इनर मोटिवेशन को दर्शाता है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा को। जब हमने अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था कि मोटिवेशन है जो दो प्रकार का होता है। एक मोटिवेशन तो वो होता है जो हमें बाहरी रूप से मिलता है, जैसे अब अपन कोई वीडियो वगैरह देखते हैं या कोई सेशन वगैरह लेते हैं, उनमें जो मोटिवेशन मिलता है उसको बोलते हैं बाहरी मोटिवेशन। तू परें खोल जमाना उड़ान देखता है वो वाला, है ना। और दूसरा है जो वो होता है इनर, आंतरिक, जो स्वयं की रुचि से, स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से जो जागृत होता है उसे बोलते हैं इनर मोटिवेशन। तो कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ो और उसको समझो, प्रश्न पूछना क्या चाहता है। इस प्रश्न में क्या पूछना चाहता है, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी है निम्न में से। ठीक है, अब सबसे पहले वंदना मैडम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है। वंदना मैडम क्या कर रही है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत कर रही है, कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे कोड करने वाली लाइन क्या है, उपहार। जो उपहार होते हैं वो क्या शरीर में अंदर होते हैं, मानसिक रूप से वो आंतरिक होते हैं या बाहरी होते हैं, उपहार बाहरी होते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। अब इसमें है टीवी, आप टीवी को अंडरलाइन कीजिए। उर्मिला है जो वो अपना गृह कार्य फटाफट कर रही है, तेजी से अपना गृह कार्य कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो गृह कार्य करने के बाद टीवी देखना चाहती है। तो टीवी आंतरिक है या बाहरी है, बाहरी चीज है। तो बाहरी को, इसमें भी बाहरी को देख रहा है, इसमें भी बाहरी को देख रहा है, उपहार बाहरी, टीवी बाहरी। उसके बाद इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है और विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। अब वो जो नाम रोशन करना चाहती है, तो वो जो नाम रोशन होगा वो कहाँ होगा, उसके आंतरिक रूप से होगा या बाहरी समाज में होगा। जो नाम रोशन होगा बाहरी समाज में होगा। तो इसमें है कोड करने वाली बात, नाम रोशन करना। ठीक है, अगर नाम रोशन कोई करना चाहेगा तो वो बाहरी रूप से है, वो आंतरिक रूप से नहीं है। उसके बाद अगला है, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। अब यहाँ पे है रुचि रखना। अब आप एक बात बताओ, किसी भी आदमी की किसी भी कार्य में कोई रुचि है तो वो बाहरी है या आंतरिक है। रुचि तो हमारे अंदर भाव होता है ना, रुचि रखना किसी चीज में। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गई आंतरिक, आंतरिक हो गई। प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो ये तीनों तो बाहरी हैं और ये है आंतरिक। अभी इस प्रश्न में आंतरिक अभिप्रेरणा भी ना पूछे, ये पूछे निम्न में से भिन्न को चुनिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो अब आप स्वयं इसको पढ़ के ये पता कर सकते हो, ये चीज बाहरी है, ये चीज बाहरी है और ये चीज बाहरी है। इसमें आंतरिक चीज ये है, तो भिन्न कौन सा हुआ, ये हुआ। भिन्न मतलब अलग, सबसे अलग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। सबसे पहला है, जो इसमें पूछा क्या है, जो परीक्षण है, जो अपने टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें सबसे उनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उनकी विशेषताओं से भिन्न है या विशेषताओं में नहीं आता है। सबसे पहला है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। हमारे परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि एक पेपर है, विश्वसनीयता क्या होता है इसके बारे में समझिए। एक पेपर है, वो आपसे लिया गया आज और आपने स्कोर किया 70 100 में से। ठीक है। अब वही पेपर आपसे 2 महीने बाद कोई ले और आपने 72
या मतलब 68 इसके समथिंग, बस 70 के लमसम आपने नंबर प्राप्त किए दोबारा भी, फिर वो तिबारा भी लिया गया, चौथी बार भी लिया गया, तो उसी के इर्द गिर्द आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो वो है जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, विश्वसनीय है, क्योंकि उसके परिणाम कैसे हैं, लगभग समान। तो ये हो गया विश्वसनीयता का गुण। उसके बाद है वैधता। जो भी उसके उद्देश्य हैं, जैसे कोई 10वीं क्लास के बच्चे का हम टेस्ट ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, तो उसमें ऐसी विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए उसके जो 10वीं क्लास के बच्चे को अचीव करने चाहिए। कैसे उद्देश्य होने चाहिए, जो 10वीं क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आप उन उद्देश्यों को पूरा ही नहीं कर रहा, पेपर 10वीं क्लास के बच्चे का पेपर ले रहे हो और आप उससे ये निकलवाना चाह रहे हो कि आप एक अच्छे टीचर कैसे बनोगे, तो वो वैध नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा ये भी मान सकते हैं आप, एक तो ये हो गया उद्देश्य पूरे होना चाहिए, और सीधा सीधा अगर बोलें तो आप ये मान सकते हो कि जो उसका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी के अंदर से होना चाहिए, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस पेपर हो। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो वैध नहीं है, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसकी हमारे उद्देश्य नहीं होंगे, उद्देश्य नहीं होंगे तो वो वैध नहीं होगा। ठीक है, ये वैधता का ये गुण भी होना जरूरी है। भाई कोई भी पेपर ऐसा होना चाहिए जो कभी भी ले ले आदमी लगभग समान नंबर आए। उसके बाद ऐसा होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में से हो। उसके बाद वस्तुनिष्ठता, ये दो शब्द हैं, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता में क्या अंतर है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वो है जो वस्तु पे, हमारी वस्तु पे निर्भर करता हो। किस पे निर्भर करता हो, वस्तु पे। और सब्जेक्टिविटी क्या है, जो व्यक्ति पे निर्भर करता हो। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, वस्तु। जो अच्छा पेपर होता है वो किस पे निर्भर करता है, वस्तु पे। कोई जो एक पेपर लिया आपका, तो ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उन पेपर को कोई भी आपकी कॉपी जांच करे, भाई सामने वाला कैसे भी माइंड सेट का हो, वो कुछ भी सोचता हो, वो आपकी कॉपी चेक करे तो उसका उत्तर एक ही है और दूसरा कोई उसका उत्तर ही नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, तो अब जैसे ये है, इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा, कोई भी आपकी कॉपी चेक करे उत्तर वही रहेगा। तो इसमें उस व्यक्ति का कुछ योगदान नहीं हुआ। और निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न लिखने होते हैं, उनमें क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसकी थॉट। अगर आपसे किसी चीज को क्रिटिसाइज करवाया गया, जैसे कोई पेपर आया उसमें ये बोला गया कि हमारे समाज की जो आडंबर हैं उनको क्रिटिसाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप समाज के आडंबरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो और जो आदमी है, जो परीक्षक है, जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी को, वो समाज का एक ऐसा नागरिक है जो समाज को बहुत ऊपर मान के चलता है, वो क्रिटिसिज्म को देख नहीं सकता जैसा आपने किया है। आपने रियलिटी बताई है, लेकिन अगर वो नहीं देख सकता तो वो क्या करेगा, आपके नंबर कम देगा। और कोई ऐसा है जो समाज को क्रिटिसाइज स्वयं करता हो, वो आपके फेवर में रहेगा, वो आपको नंबर ज्यादा देगा। तो उस पर किसका वो हो गया जोर, व्यक्तिनिष्ठता, क्योंकि उस व्यक्ति की चली जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। इसमें क्या है, जो वस्तु है, जो पेपर है, उसी की चलेगी, व्यक्ति की कोई योगदान नहीं रहेगा व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद है अभिक्षमता, एबिलिटी। एबिलिटी, अब कोई पेपर में एबिलिटी होना कोई जरूरी नहीं है। पेपर की क्या अभिक्षमता होगी, अभिक्षमता तो उसकी होगी ना जो अधिगम करता है, अधिगमकर्ता की क्षमता की बात है। लेकिन इसमें किसकी पूछी है, कुछ परीक्षण की, तो परीक्षण में एबिलिटी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो ये सीधा सीधा इसी में दे रखा है, शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, स्टूडेंट्स पे जो केंद्रित है जो पाठ्यक्रम, उसमें कौन महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट पे जो केंद्रित है उसमें क्या अध्यापक महत्वपूर्ण है, या बच्चा महत्वपूर्ण है, या विषय वस्तु जो वो चीज है पढ़ाने वाली वो, या वातावरण एनवायरमेंट, कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी। बाल केंद्रित में बालक पे होगा केंद्र, तो कौन महत्वपूर्ण है, बालक। जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा है जो बालक को ध्यान में रख के बनाया गया है, बालक के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है साहब। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6,
बार बार बच्चों को सजा से बचने न पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना दर्शाता है। कोई बालक है वो सजा से बचने के लिए, सजा से बच न पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। कोई बालक है जो वो सजा है उससे बचने के लिए मतलब क्या गतिविधियों में संलग्न होगा, कैसे होगा, ये बात करी गई है। इसमें ये बताना है जो सजा से बचने के लिए जो बालक पढ़ते हैं वो बाहरी अभिप्रेरणा है या आंतरिक अभिप्रेरणा है। उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है, बाहर से जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है उसको कम करेगा। उसके बाद है उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। उसके बाद है लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत मास्टरी हासिल करने में उनका जो वो है योगदान वो करेगा। मास्टरी हासिल करने में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। देखो बच्चे जो पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं उसका कारण क्या है? सजा से बचना। अब सजा से अगर बचने के लिए बच्चे किसी सब्जेक्ट को, किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें बाहरी चीज आ गई। पहली बात तो बाहरी तरीके से पढ़ रहे हैं, वो आंतरिक रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, बाहरी अप्रेरणा को कम करेगा? जी नहीं, क्योंकि बाहरी अप्रेरणा को तो वो बढ़ाएगा। उसके बाद उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएगा? जी नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करेगा। जो इनर मोटिवेशन है, जो स्वयं पढ़ने की उनकी किसी चीज में रुचि थी, उस रुचि को कम करेगा, क्योंकि आप बाहरी चीज बता रहे हो कि ये पढ़ो वो मत पढ़ो जो आपकी रुचि। उसके बाद बच्चे लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं। ये कह रहा है तीसरा ऑप्शन कि जो बच्चे हैं वो अपना जो कोई मतलब जितने नंबर लाने उसके बजाय मास्टरी हासिल करेंगे। ये उसका उल्टा है। मास्टरी हासिल करने की जब सोचेगा जब उसकी स्वयं की रुचि होगी। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। जी हाँ, जो बच्चे की जो नेचुरल जो रुचि है और जो जिज्ञासा है उसकी, जो उसके मन में उस चीज के बारे में जानने की जो इच्छा है उसको कम करेगा, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन के कारण ये हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम का निर्धारण है। कितने घंटे काम करेंगे टीचर? ये हमने आरटीई 2009 पढ़ा था तो अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें क्या है, इसमें है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। आप बताइए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आरटीई 2009 पढ़ा था उसमें हमने अनुसूची में पढ़ा था। अनुसूची में हमने इंपोर्टेंट बात की थी, वो की थी 3 बात। कितनी बात? 3 बात। सबसे पहली बात, अध्यापक के लिए न्यूनतम एक सप्ताह में 45 घंटे। ठीक है सब। उसके बाद 1 से 5 तक के टीचर्स का जो वो था अनुपात, वो था 30:1। और 6 से 8 तक के टीचर्स के लिए जो अनुपात था वो क्या था? 33:1। ये 3 चीजें हमने महत्वपूर्ण डिस्कस की थी। ठीक है साहब। तो इसका उत्तर हो गया 45 घंटे, तैयारी के जो घंटे हैं उनको मिला के। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया था कि भाई कोई टीचर है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक, आधिकारिक, सुविधादाता, तानाशाह। अब इसमें पहले आप ऑप्शंस को अगर आपको पता है तो सीधा सीधा उत्तर कीजिए, और सीधा ही है इसमें, टीचर मोटिवेटर और फैसिलिटेटर है। ठीक है। लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप काटोगे कैसे? कोई टीचर को तानाशाह होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो इसका उत्तर है ही नहीं। उसके बाद आधिकारिक। अब जो एनसीएफ 2005 है वो बाल केंद्रण पर ध्यान कर रहा है, कि बालकों की रुचि पे ध्यान कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान कर रहा है, उसका स्लोगन यही है। तो अधिकार के तौर पे वो कोई टीचर है वो अधिकार चलाए कक्षा में, क्या ये चाहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक है साहब, ये भी कट गया। अब अनुमोदक और सुविधा प्रदाता में बचा।
तो अनुमोदक का मतलब यह है कि अनुमोदन करेगा, जी नहीं, बिल्कुल टीचर का अनुमोदन का काम नहीं होगा एनसीएफ के अनुसार। तो उत्तर क्या हो गया, सुविधा प्रदाता, या बोले तो फैसिलिटेटर, फैसिलिटी देने वाला। टीचर का काम क्या है, वो बच्चों को सभी सुविधाएं प्रदान कराएगा। ठीक है, स्वयं से जानने की इच्छा को उनकी को जागृत करेगा। उसके बाद मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, किसी का हम टेस्ट लेते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। भाई किसी भी मूल्यांकन का क्या यह उद्देश्य हो सकता है, बच्चों को डिवाइड किया जाए, ये मंद बुद्धि है, ये होशियार है, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। कि कभी अगर डिवाइडेशन की बात आ जाए तो आप सीधा नकार देना उत्तर को। उसके बाद उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, जी हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद सीखने की कठिनाइयों और समस्या के क्षेत्रों का निदान करने के लिए, सीखने की जो उसकी कठिनाई आ रही है बच्चे को, उनका निदान करने के लिए। इसमें निदान का मतलब है केवल पता लगाना कि क्या समस्या है, उपचार नहीं हो रहा है इसमें, इसमें केवल उपचार हो रहा है, निदान पता नहीं लगा रहे। उसके बाद उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हों। जी हाँ, किसी भी मूल्यांकन का, किसी भी आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और क्यों होता है, क्योंकि भाई कोई हमने कोई चीज सीखी तो उसका उद्देश्य ये है ना, किस लिए सीखी वो चीज, भाई जीवन को उत्पादनशील बनाने में, प्रोडक्टिविटी के लिए सीखी। वो कितना प्रोडक्टिव हो पाया, हम उसको सीख के हम क्या कर पाए, हम कितना प्रोडक्टिव हो पाए, हम कितना उत्पादनशील हो पाए, यही जांच होती है ना मूल्यांकन में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हालांकि ये भी हो सकते थे अगर ये दोनों मिल जाते तो, निदान भी होता और उपचार भी होता, ये भी होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेहतर उत्तर है ये, क्योंकि मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादकता की जांच करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करे। एक शिक्षक कैसा है, थिंकिंग वाला, चिंतनशील, चिंतन करने वाला है, और बालकों को भी चिंतन के लिए वो उत्साहित करने वाला टीचर है। तो वो कैसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा, व्याख्यान सुन सकें, मतलब जो बालक हैं वो मूर्ति रूप में बैठे रहें और टीचर अपना व्याख्यान देता रहे और वो सुनते रहें, क्या वो ये चाहेगा? जो चिंतनशील शिक्षक है वो ये बिल्कुल कतई नहीं चाहेगा। उसके बाद कक्षा कक्ष के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, जी नहीं। जो अच्छे टीचर होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि भाई बच्चे नोट्स लें। हम अच्छे टीचर हैं या नहीं, लेकिन ये हम भी नहीं चाहते आप नोट्स लिखें। हमने जितनी भी कक्षाएं ली हैं, मैं आपसे खुले मन से ये कहता हूं, आप जो भी कक्षाएं ले रहे हैं उसमें से कुछ भी मत लिखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप भूल रहे हैं, याद रटना तो है नहीं, समझना है। जो समझी हुई चीज होती है उसको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप समझ गए मतलब समझ गए, ठीक है। तो यही वो अच्छा टीचर चाह रहा है। उसके बाद कक्षा कक्ष शासन बना रखे, शासन नहीं है अनुशासन होगा ये, है ना, है अनुशासन है ना। क्लास में अनुशासन बना रहे, सभी बच्चे शांति से बैठे रहें और आराम से पढ़ते रहें, कोई भी किसी को डिस्टरबेंस ना दे। क्या ये चाहेगा? जी नहीं। अच्छा टीचर अनुशासन कभी नहीं चाहता। इतना छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अब पारस्परिक अंतःक्रिया का मतलब क्या है कि छात्रों की जिज्ञासाएं उठें और वो शिक्षक से प्रश्न करें, शिक्षक उनके आंसर करे या उनसे और प्रश्न करे ताकि उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़े। तो टीचर हमेशा ये चाहेगा कि कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो, आई कांटेक्ट सभी बच्चों से हो, और जो पीछे कक्षा में पीछे पीछे वाली लाइन पे बैठा है उस बच्चे में और जो सामने सामने बैठा है उस बच्चे में, दोनों के समझने में कोई डिफरेंस ना आए, वो भी उतना ही समझे जितना सामने वाला समझे, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा पारस्परिक अंतःक्रिया को बढ़ाने से, मतलब कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करेगा वो। जब क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, एक्शन रिसर्च का अर्थ, एक्शन रिसर्च का अर्थ क्या है? एक अनुदैर्घ्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है?
अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है? अनुदैर्घ्य का मतलब है लगातार चलने वाला, मतलब बहुत लंबे समय तक लगातार चलने वाला जो अनुसंधान है उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य अनुसंधान। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एक अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड, किसी चीज पे अप्लाइड कर रहे हैं, जो एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसको हम अप्लाई करके चेक कर रहे हैं, यह है अनुप्रयुक्त। उसके बाद एक शोध, ये शोध है ना, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध, जी नहीं, सामाजिक और आर्थिक इसके उद्देश्य नहीं है, इसके उद्देश्य ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। कोई स्कूल में कोई समस्या है, उस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान कब करते हैं? कोई समस्या है जो इनिशिएटिव, समस्या का इनिशिएटिव समाधान, तुरंत कोई समस्या दिखाई दी उसका तुरंत समाधान करने के लिए हम जो भी टीचर्स या स्टूडेंट्स मिलके जो डिसाइड करते हैं वो होता है एक्शन रिसर्च। और ये विद्यालय की चार दीवारी के अंदर होता है, ये याद रखने वाली बात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। अब इसमें क्या है, वो मिसिंग है पेपर, ऑप्शन है एक में आपको। अरे अनुदैर्घ्य का मतलब बता रहे हो ठाकुर जी? अच्छा, आस ब्राह्मणी वो करे जो जीवत ही मर जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार हम लिख लेते हैं, इसमें मिसप्रिंट है। समीप दूराभिमुखी विकास के सिद्धांत हैं, समीप दूराभिमुखी, समीप दूराभिमुखी। ठाकुर क्लास है हिंदी वाले सर हैं शायद, ठाकुर क्लास है हिंदी वाले सर हैं सर, आप सुन पा रहे हैं? फिर पदाभिमुखी, फिर पदाभिमुखी के बाद अगला है अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं, भिन्नताएं। कहाँ चले गए ठाकुर सर? उसके बाद है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। ठाकुर सर दौसा से बोल रहे हैं ना? उसके बाद है इसके जो मिलान करने हैं। अब देखो ये है विकास के सिद्धांत, ये जो चारों हमने लिखे हैं ये क्या है? विकास के सिद्धांत। अब इनका हमने मिलान करना है। मिलान किससे करना है? इसके उत्तर लिखे हुए हैं सिर से पैर की ओर, पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। उसके बाद अगला है विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चे। अभिषेक शर्मा, हेलो सर, नमस्कार भैया जी, नमस्कार। विभिन्न बच्चे, और सुनाइए एसडीएम साहब, विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। विकास की दर एक बच्चे में, विकास की दर विभिन्न क्षेत्र में अलग, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग। उसके बाद है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की। अभी हमें क्या है, इसका मिलान करना है। जो विकास के सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत का अर्थ क्या है, ठीक है। उससे पहले अपन कमेंट देख लेते हैं। ठाकुर जी, हाँ जी सर,
अभिषेक शर्मा सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलिए सर। अभी अपन क्या है कि ये विकास के जो सिद्धांत है इनको डिस्कस कर रहे हैं ना, और जो भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं डिस्कस कब होंगी? मिलके ऑफलाइन कक्षाओं में होंगी। अपन क्या है कि अब आप परिभाषा पूछ रहे हो, किस चीज की परिभाषा पूछ रहे हो? आशा की। आशा की परिभाषा क्या है? हम किसी के ऊपर, कोई आदमी है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, अगर हम कभी विपत्ति में या समस्या में हों, उस समय हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम सोच रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगा या करेगी, ये है हमारी आशा उस व्यक्ति से। तो आशा खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए। अभिषेक जी, अब ये क्या है? उम्मीद ही आशा है जी। बोकन साहब उम्मीद ही आशा है। ठाकुर जी सर क्या बोल रहे हैं? पांगी का अर्थ बताइए इसके। अब देखो ये सब्जेक्ट अलग चल रही है और आप पूछ रहे हो हिंदी के अर्थ करवा के, है ना। तो ठाकुर सर हिंदी के अर्थ तो वैसे आप ही कर सकते थे सही तरीके से, लेकिन शुभांगी का अगर आप अर्थ समझेंगे तो इसमें वो जो लिखना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है किस तरीके से। शुभ अंगों वाली, ये भी हो सकता है ना, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये है कि विकास के सिद्धांतों में फोकस कर लीजिए अभी करना हो तो, है ना। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी शांति बनाए रखें, धुआं ना उठाएं, कक्षा में धुआं ना उठाएं, कक्षा में धुआं ना उठाएं, विकास के सिद्धांतों पे ही रहें। आप ऐसे अर्थ निकलवा रहे हो, ये क्या हो रहा है? अच्छा चलो, समीप दूराभिमुखी पहले ये देख लेते हैं। इसका जो शब्द है इसका अर्थ करके देखिए आप। समीप दूर, समीप से दूर की ओर है इसका अर्थ। लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि 2-4 सिद्धांत है, इनके नाम अगर आप इंग्लिश में याद रख लोगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, तो सबसे अच्छा इसका वो क्या है, इंग्लिश में याद रखने आपको, है ना। समीप दूराभिमुखी को बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। और एक पढ़ा था अपन ने सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल, 2 पढ़े थे, सिफेलोकोडल 2 पढ़े थे, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। उसके बाद अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं। अंतःवैयक्तिक का मतलब हो गया एक व्यक्ति में, इंडिविजुअल में, स्वयं में जो भिन्नताएं हैं उसके अंदर ही जो भिन्नताएं हैं वो हो गया अंतःवैयक्तिक। इसको बोलेंगे हम इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। और ये हो गया इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। 2 व्यक्तियों में तुलना करने पर जो भिन्नताएं मिल रही हैं वो हो गई अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। अब इनको हमें क्या करना है? मिलान। प्रोक्सिमो डिस्टल, समीप दूराभिमुखी, तो इसका मतलब हो गया समीप से दूर की ओर। तो इसमें ये देखो समीप से दूर की ओर कौन सा है? सिर से पैर की ओर। विभिन्न बच्चे की विभिन्नताएं विभिन्न दर से बढ़ता है, विभिन्न दर होती है बढ़ने की। विकास का एक ही बच्चे में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर होती है, अलग अलग तरीके से बढ़ता है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, समीप से दूर की ओर, ये हो गया केंद्र से परिधि की ओर। इसका मतलब हो गया प्रोक्सिमो डिस्टल, बोले तो समीप दूराभिमुखी, समीप से दूर की ओर। इसमें समीप किसे माना गया है? समीप इसमें माना गया है जो मनुष्य की जो नाभि होती है, नाभि को माना गया है केंद्र। तो नाभि से जो बाहर की ओर जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम किस में लेंगे? प्रोक्सिमो डिस्टल में। इसका हो गया केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो पहले वाले में लास्ट वाला। उसके बाद सिर पदाभिमुखी, सिर पदामुखी, सिर से पैर की ओर जिसका मुख है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। भाई सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर, या सिफेलोकोडल,
सेफेलो साइंस की साइकोलॉजी की भाषा में सिर को ही बोलते हैं ना, सिर से पैर की ओर। तो इसमें सीधा सीधा है पहला सिर से पैर की ओर, इसका हो गया सिर से पैर की ओर, ठीक है। उसके बाद अंतः व्यक्तिक, एक व्यक्ति में स्वयं के अंदर, तो इसका ऑप्शन है एक बच्चे में विकास की दर भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे किसी बच्चे का सामाजिक विकास फास्ट हो रहा है, लेकिन उसका सोशल जो डेवलपमेंट है, वो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सांवेगिक विकास है, वो थोड़ा स्लो हो रहा है। तो एक ही बच्चे में शारीरिक विकास हो रहा है तेज, लेकिन मानसिक विकास हो रहा है धीरे। तो एक ही बच्चे में विकास की दो क्षेत्रों में अलग अलग गतियां हो गई ना, इनका जो डिफरेंस है ये होता है अंतः व्यक्तिक में, ठीक है। उसके बाद है अंतर व्यक्तिक योग्यताएं, दो में या दो से अधिक में जो कंपैरिजन के हिसाब से उनकी दर में जो अंतर होता है ना, वो आता है इसमें। विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान। अब देखो साधारण और आसान का अर्थ हो गया एक ही, इसलिए ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अब आप एक बात बताओ, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है? सबसे पहले बच्चा अपनी पीठ के बल बैठना सीखता है, पीठ के बल बैठना सीखेगा। उसके बाद वो अपने हाथों को फैलाएगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, पूरा के पूरा अपना हाथ आगे की ओर करेगा, हाथ से पकड़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद पूरी हथेली से प्रयास करेगा। उसके बाद वो उंगलियों और अंगूठों से किसी चीज को पकड़ने करेगा। तो पहले वो सामान्य रूप से क्रियाएं कर रहा था, उसके बाद विशिष्ट अंगों से, पहले सामान्य अंगों से हो रही है, उसके बाद विशिष्ट अंगों से वो क्रियाएं कर रहा है। तो विकास की दर कैसी, विकास की दिशा कैसी होगी? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले क्या कर रहा है वो? सामान्य का प्रयोग, सामान्य विकास हो रहा है, सामान्य चीजों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद विशिष्ट, जनरल टू स्पेशल, ठीक है। और ये है जो विशिष्ट से सामान्य, ये उसका उल्टा है। क्या पहले ऐसा है कोई बच्चा पहले उंगलियों से और अंगूठे से किसी चीज को पकड़ना सीखा, उसके बाद वो हथेली से पकड़ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जटिल से कठिन नहीं होती, ये दोनों का अर्थ एक ही हो गया। दोनों, जटिल का अर्थ भी कठिन है और कठिन का भी कठिन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? सर जी कमेंट पर भी ध्यान दो, स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे। अरे स्टूडेंट को नाराज नहीं कर रहे सर, स्टूडेंट को नाराज नहीं कर रहे, लेकिन स्टूडेंट कोई जो चल रहा है उसके बारे में पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब आप बात कर रहे हो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की, तो ये तो फिर स्टूडेंट नाराज अपने मन से हो रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? आपको मनोविज्ञान से संबंधित कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट में डालिए। मैं एक एक कमेंट को देख रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा। सरसों का फूल भी एक्सप्लेन कर दो, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मेरे। सरसों का फूल, आप सरसों के फूल को नहीं जानते? सरसों का फूल भी एक्सप्लेन करना है। सरसों का फूल पीला पीला होता है। क्या है कि अपने क्या है कि सर्दियों में नवंबर के महीने के समथिंग अपने यहाँ पे वो बोई जाती है सरसों, जिसको बोलते हैं राई, लायो, है ना, यही नाम है ना। तो सरसों बोते हैं, लायो बोते हैं। जो लायो है जब वो बड़ो है जाए, मतलब फरवरी और मार्च के समथिंग, फिर वह काटवे की तैयारी हो, तो वह काटवे थे जस्ट पहले वहां पे फूल आवे, पीड़ो पीड़ो रहे वह, अब तो मतलब बालक बा कानन पे लगा के डोले, तो जब वो पीड़ो पीड़ो फूल रहे ना, वही देखे सरसों को पीड़ो फूल। और कोई बात सरसों के फूल से रिलेटेड? हाँ तो समझा तो दियो सरसों को फूल, कमेंट आ रहा सरसों को फूल समझाओ। और ये सबसे बढ़िया जो सरसों को फूल है हमारे राजस्थान में, लेकिन जीके में तो मुश्किल आएगा, सबसे बढ़िया जो सरसों को फूल है ये मिले दौसा में। कहाँ मिले? दौसा में। कौन सी जगह मिले? जो आगरा रोड से आप सीधे जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो दौसा में जैसे ही आप एंट्री लोगे तो राइट हैंड पे एक वो पड़ेगी डेयरी, उस डेयरी के पास मिलता है सबसे अच्छा सरसों का फूल, क्योंकि वहां के जो खेत हैं उनमें उन्नत किस्म की सरसों
बोई जाती है। और कोई समस्या? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? अब देखो साहब, प्राक टोली आयु, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु। अब एक बार इनकी आप इंग्लिश कर लेते हैं तो आप उत्तर दे पाएंगे। प्राक टोली आयु को बोलेंगे प्री, नहीं इसमें हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो ऑप्शन, हाँ चलो यहाँ आगे कर लेंगे। प्री गैंग एज, इसका क्या है कि बोर्ड ने इसको बोनस दिया था उस टाइम पे, तो इसमें बताना है बचपन की विशेषता नहीं है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो यही दिखेगा, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें लिख रहा है प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। प्री गैंग एज, उसके बाद सवाल करने की आयु या क्वेश्चनियर एज, या जिज्ञासा की आयु भी बोल सकते हैं। उसके बाद अनुकरण की आयु या दोहरान की आयु या रिपीटेशन एज, रिपीट करने की आयु, रिपीटेशन एज, ठीक है। उसके बाद है, सर जी आप कहाँ से लाइव आ रहे हो? सर आपकी क्लास लेने की लत लग गई है अब तो हमको। अच्छा जी सर, लत लग गई है आपको, तो लत तो हर चीज की बुरी होती है। खिलौनों की आयु बोले तो अब यहां पे लिख रहा हूं मैं गेम एज। अब इसका उत्तर दीजिए, कौन सी निम्न में से कौन सी विशेषता प्री चाइल्डहुड या बचपन की नहीं है? अब आप केवल बचपन पढ़ोगे तो आप द्वंद्व में जाओगे। क्यों जाओगे? बचपन का मतलब होता है बाल्यावस्था। अब वो उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था ये डिसाइडेड नहीं है। ये डिसाइड कहां से करोगे आप? ऑप्शंस पढ़ के। अगर आप हिंदी में ऑप्शन पढ़ रहे हो तो प्री गैंग एज, सवाल करने की आयु, अनुकरण की आयु और खिलौनों की आयु, ये चारों के चारों विशेषताएं प्री चाइल्डहुड की हैं, पूर्व बचपन अवस्था की हैं। उसके बाद आप अगर इंग्लिश पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा जो प्री गैंग एज है ये तो है, क्वेश्चन ईयर एज है ये तो है, रिपीटेशन एज है ये तो है, पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है। लेकिन जो गेम एज है या प्ले एज है ये नहीं है। जो गेम एज या प्ले एज है ये है उत्तर बाल्यावस्था की। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड की जगह क्या आएगा? लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था की है जो गेम एज है। अब इसी की जगह टॉय एज होता, अगर टॉय एज होता तो इसी की विशेषता हो जाती, ठीक है साहब। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समर्पण बिना ध्यान नहीं दे सकते हो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं ले सकते हो। वाह वाह वाह। ऑफलाइन पढ़ाते हो तो सर जी हम वहीं आ जाएंगे। अच्छा आ जाओ साहब, आ जाओ, जरूर आओ, आपको वेलकम, आओ जरूर आओ, ऑफलाइन आओ। और ये बोकन क्रिएशन क्या बोल रहा है? समर्पण बिना ध्यान नहीं दे सकते हो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं ले सकते हो। वाह वाह, क्या बात है, वाह। सुभाष गुरु जी की जय हो भाई, वाह, बहुत जोर की बात है भाई। पढ़ने पे ध्यान भी दे लो थोड़ा सा, लेकिन अब मजा लेने आए हो के? हाँ जी। प्रकृति एवं पोषण के विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अभी ऐसा ना हो सारी की सारी गैंग को इनवाइट करके और आप ये ही कर दो कि भाई गैंग को इनवाइट कर लो क्लास में, कि क्लास चल रही है लाइव और वो लेने मजे, है ना। तो मजे लेने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दो। पेपर अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएगा तो वो समय नहीं देगा आपको। अभी आपके पास समय है लेकिन पेपर नहीं है। जब पेपर होगा तो समय नहीं होगा, इसलिए अभी से अपने समय का ध्यान रखो और अभी से पेपर को सामने मान के पढ़ो। जब आप पूरा अपना तैयारी कर लें उसके बाद आप ये सोचे परीक्षा कब है, ठीक है श्रीमान। लाख लाख रुपए की फीस भर दी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
देखो एक सेकंड, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो प्रकृति है और जो पोषण है, ये जो दो शब्द दिए हैं, इनके ऊपर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी है। तो इसमें क्या है, ये मतलब ये पूछा गया है कि भाई प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण है या पोषण ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो इसके बारे में, यहाँ पे हमें केवल इनका अर्थ बताना है, ये नॉर्मल है आप बता देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति, आप प्रकृति किसे कहते हैं, मुझे ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी, अब करो कमेंट, अब आना चाहिए ना कमेंट, अब कमेंट आना चाहिए। प्रकृति किसे कहते हैं? अब कोई कमेंट कैसे नहीं आ रहा? अब कैसे कमेंट नहीं आ रहा? प्रकृति किसे कहते हैं बताइए। आसपास के वातावरण को, वोकन क्रिएशन का वो आया है उत्तर, आसपास के जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको कहते हैं प्रकृति। अच्छा साहब, और किसी को कोई बताना है प्रकृति के बारे में? चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रकृति है, मनोविज्ञान हम पढ़ते समय जो प्रकृति पढ़ते हैं, वो प्रकृति हमारे आसपास का एनवायरमेंट नहीं है। इस प्रकृति का मतलब है बच्चे की स्वयं की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी आदमी की स्वयं की प्रकृति है, जो स्वयं का उसका जो नेचर है आदमी का, वो है इसमें। अब जो स्वयं का नेचर है वो प्रभावित होता है जेनेटिक्स, जीन्स से, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है इसमें पोषण। जो पोषण है, पोषण को बोलते हैं बाहरी चीज। जो आप बता रहे हो कि आसपास का जो वातावरण है वो है पोषण। वो क्या है? पोषण। तो जो इंडिविजुअल है वो क्या है? प्रकृति। और जो बाहरी है वो क्या है? पोषण। तो प्रकृति आनुवांशिक है और पोषण क्या है? वातावरणीय या बाहरी। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकृति और पोषण विवाद में किससे संबंधित है? आनुवांशिकी और वातावरण से। सीधा उत्तर मिल गया। वातावरण और जीव विज्ञान से? जी नहीं, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है इसका। वातावरण से तो है लेकिन बायोलॉजी से कोई नहीं है। उसके बाद व्यवहार से और वातावरण से। बिहेवियर है, जो व्यवहार है ये भी बाहरी है, ये भी वातावरणीय है, ये भी पोषण के तौर पे आता है। उसके बाद केवल वातावरण भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर क्या है? आनुवांशिकी और वातावरण। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, परीक्षा में आपको ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जो प्रकृति है ये बाहरी वातावरण नहीं है। प्रकृति क्या है? बच्चे की खुद की जो इंडिविजुअल जो नेचर है किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का, उसको बोलते हैं प्रकृति। और ये प्रभावित होती है जीन से, जेनेटिक्स से, मतलब आनुवांशिकी से, ठीक है। तो प्रकृति का मतलब आनुवांशिकी और पोषण का मतलब वातावरण, ठीक है। अब ये क्लियर रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला।